तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। अपने राजस्थान की ज्योग्राफी का आज एक और टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, लेकिन आज की क्लास में ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना, फिर अगली क्लास में हम राजस्थान की अपवा तंत्र से, राजस्थान की नदियों से एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं सारे के सारे सवालों को कवर करेंगे, ताकि तुम्हें भी पता चलेगा एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर की लैंग्वेज क्या रहती है, हमें क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है। टॉपिक को बढ़िया विस्तार से समझा रहा हूं, इसको साथ साथ में याद कर लेना। ओके, चलो फिर मैं बड़ा टॉपिक है, अगर तुम कहोगे तो मैं समय दे दूंगा, नहीं तो हाथों हाथ क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा। मुझे बता देना फटाफट बढ़िया तरीके से कमेंट करके। आज ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, राजस्थान का अपवा तंत्र है। ठीक है, ओके सर, चलो भाई। तो हमने जो अपवा तंत्र को 3 भागों में बांटा था वो हम सारा का सारा कंप्लीट कर लेंगे। अरब सागर का अपवा तंत्र हमने पढ़ लिया है, बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में हमने चंबल नदी को पढ़ लिया है, बनास नदी को पढ़ लिया है। आज अपन जितनी भी नदियां बचे हैं सारे की सारी नदियों को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि छोटी छोटी नदियां हैं। तो अपनी जो अगली नदी का नाम है उसका नाम है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, रुंडित नदी भी कहते हैं, ताला नदी भी कहते हैं। महाभारत के समय में मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करते थे विराटनगर, जहां पर पांडु ने अपना ज्ञातवास बिताया था। ये विराटनगर वर्तमान में विराट सभ्यता वाले क्षेत्र है, जो कोटपुतली बहरोड जिले में है। पांडु अज्ञातवास के समय कोटपुतली बहरोड वाले क्षेत्र में घूम रहे थे। तब कहते हैं कि एक दिन द्रौपदी को प्यास लगी। द्रौपदी ने कहा कि मुझे पानी पीना है, तो अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष निकाला और जमीन के ऊपर बाण चलाया। बाण चलाने से एक नदी का उद्गम हो गया, जिसका नाम क्या रखा गया? बाणगंगा। बाण चलाने से इस नदी का उद्गम हुआ था, तो नाम है बाणगंगा। अर्जुन ने तीर मारकर इस नदी को निकाला था, इसलिए इसका नाम क्या है? अर्जुन की गंगा भी है। इसको रुंडित नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अपन आगे आराम से चर्चा करेंगे। ठीक है, आज अभी सबसे पहले जो अपन शुरुआत करते हैं वो करते हैं बाणगंगा नदी से। कहां से निकलती है सर? जो अपने बेराठ की पहाड़ियां हैं। बेराठ की पहाड़ियां कहां पर हैं? कोटपुतली बहरोड जिले में है। यहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है बाणगंगा। आपके सामने मैप में फोटो भी दे रखी है। यहां से अपनी बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। कौन कौन से जिलों में बहती है सर? कोटपुतली बहरोड से जस्ट यानी का आगे एक जिला है जिसका नाम है जयपुर। जयपुर से आगे जिला है दौसा। दौसा से आगे जिला है भरतपुर, और भरतपुर के बाद में आगे यमुना नदी में जाकर मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद है आगरा के अंदर, वहां पर जाकर यमुना नदी में मिलती है। अगर ज्यादा बारिश होती है ना, तो यह नदी अपना जल यमुना तक लेकर जाती है। अगर बारिश अच्छी हो जाए तो ही इसका पानी यमुना तक पहुंचता है, नहीं तो इसका पानी भरतपुर के मैदानों में जाकर क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। वर्तमान में यह नदी यमुना तक पहुंचने से पहले विलुप्त हो रही है, मतलब ये पहले ही रूठ जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है? रुंडित नदी नाम भी है। अब यानी कि बाणगंगा नदी आंतरिक जल प्रवाह वाली नदी बन गई, क्योंकि यह अपना पानी बंगाल की खाड़ी तक लेकर नहीं पहुंच रही है। इसलिए हरिमोहन सक्सेना की किताब आती है, उसमें यह बताया गया है कि बाणगंगा जो नदी है वो आंतरिक जल प्रवाह वाली नदी है। अभी हम जैसे पीछे बात करें, हम जो अपवा तंत्र में पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, उसके अंदर हमने पढ़ा है बाणगंगा को। लेकिन वर्तमान समय की हम बात कर रहे हैं ना, तो बाणगंगा नदी अपना पानी बंगाल की खाड़ी तक लेकर नहीं पहुंच रही है। ये बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने से पहले समाप्त हो रही है, भरतपुर के मैदानों में समाप्त हो जाती है। और हमने ये पढ़ा है कि जो नदी ना तो अरब सागर में जाती है ना बंगाल की खाड़ी में जाती है, वह नदी किस में आएगी? आंतरिक जल प्रवाह तंत्र में आएगी। यह यमुना में मिलने से पहले समाप्त हो रही है। अगर मान लो कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तुमसे कि बाणगंगा नदी कौन से अपवा तंत्र का भाग है, 2019 के बाद में इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 2019 में क्वेश्चन आया था कि बाणगंगा नदी कौन से अपवा तंत्र का भाग है, उसमें जो राइट आंसर माना गया था वो माना गया था बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। उसके बाद में कोई भी सवाल नहीं पूछा गया, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउट करने वाला सवाल है।
हालांकि प्रमाणिक किताब ये कहती है कि वर्तमान में ये आंतरिक जल प्रवाह तंत्र का भाग बन गई है, लेकिन फिर भी किताबों के अंदर इसका नाम बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में जोड़ा जा रहा है। हालांकि इतना एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जहां पर एग्जामिनर को संदेह होता है वहां पर इस प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाते। 2019 के बाद में इस प्रकार का हमें सवाल नहीं देखने को मिला है। ठीक है, तो क्योंकि बारिश होती है ना, तो ये अपना पानी यमुना तक लेकर जाती है, बाकी ये भरतपुर के मैदानों में ही जाकर यह नदी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यमुना तक ये नहीं पहुंचती, तो यमुना तक नहीं पहुंचती तो इसका पानी बंगाल की खाड़ी तक नहीं पहुंचता है। ओके, नॉर्मल सी बात है। हाँ, चलो भी आगे समझ गए। इसी बाणगंगा नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जमुआ रामगढ़ बांध, जो जयपुर के अंदर ही है भाई। जमुआ रामगढ़ बांध आप आराम से देख भी सकते हो, बहुत ही प्यारा सा बांध है, किताब में इस प्रकार की फोटो भी दे रखी है। जयपुर में है, बाणगंगा नदी के ऊपर ही है, बस कंप्लीट है। तो बाणगंगा नदी के बारे में मैंने क्या क्या बताया है सर। बेराठ की पहाड़ियां हैं कोटपुतली बहरोड जिले में, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बाणगंगा। इसको अर्जुन की गंगा कहते हैं क्योंकि अर्जुन ने बाण चलाकर इस नदी का उद्गम किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया बाणगंगा। इसको रुंडित नदी भी कहते हैं क्योंकि यह यमुना नदी में मिलने से पहले ही क्या हो रही है, समाप्त हो रही है, पहले रूठती है, तो इसका नाम रुंडित नदी भी है, ताला नदी भी है। अर्जुन की गंगा भी कहते हैं क्योंकि इस नदी का उद्गम किसने किया था, अर्जुन ने किया था भाई। कोटपुतली बहरोड से निकलती है, इसके बाद में जयपुर दौसा भरतपुर में बहती हुई यमुना में जाकर मिल जाती उत्तर प्रदेश में। बस इतनी सी बातें हैं और ज्यादा कोई खास बात है नहीं। तो बाणगंगा नदी का उपनाम है अर्जुन की गंगा, अर्जुन ने बाण चलाकर उद्गम किया था तो नाम है अर्जुन की गंगा। रुंडित नदी भी कहते हैं, ताला नदी भी कहते हैं। उद्गम कहां से होता है, बेराठ की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड, ये आपके सामने मैप के द्वारा बताई गई हैं बेराठ की पहाड़ियां। अगर आपको वास्तव में ओरिजिनल बेराठ की पहाड़ियां देखनी है तो ये देख लो भी, जहां पर बेराठ सभ्यता है यहीं पर क्या है, बेराठ की पहाड़ियां हैं, और इन बेराठ की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में कोटपुतली बहरोड के आगे जयपुर, जयपुर से आगे दौसा, दौसा से आगे भरतपुर में बहती हुई ये कहां पर जाती है, फतेहाबाद कहां पर है सर, आगरा उत्तर प्रदेश में है। ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। फिर नीचे मैंने नोट लगाकर लिखा है कि वर्तमान में बाणगंगा नदी भरतपुर में विलीन हो जाती है, इसलिए यह क्या आंतरिक जल प्रवाह की नदी बन गई है। वर्तमान में बाणगंगा नदी भरतपुर में जाकर विलीन हो जाती है, इसलिए वर्तमान में क्या आंतरिक जल प्रवाह की नदी बन गई है। बाणगंगा बेसिन का सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है, भरतपुर में, यहीं पर जाकर समाप्त होती है। अगर मैं बात करूं का बाणगंगा नदी बहती है उसका सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है, तो भरतपुर है, भरतपुर के बाद में अलवर के अंदर है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसका विस्तार ध्यान रखना। बाकी ये जरूर ध्यान रखना कि बाणगंगा नदी बेसिन का सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है। विस्तार का मतलब है जैसे कोटपुतली बहरोड से बह रही है, हाँ सर, इसके बाद में जयपुर में बह रही है, ठीक है सर, फिर दौसा में बह रही है, हाँ सर, फिर भरतपुर में जाकर इसका ज्यादा विस्तार हो जाता है। ठीक है, तो ये बाणगंगा नदी का क्या हो गया, सर्वाधिक विस्तार हो गया। अभी नदी का पानी क्या है, फैल गया तो नदी समाप्त हो जाएगी। पहले आराम से धीरे धीरे बह रही थी, तो बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक विस्तार कहां पर हुआ, भरतपुर में। वही थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा भी गया है। इसी बाणगंगा नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जमुआ रामगढ़ बांध, जो जयपुर में है। कौन सी नदी के ऊपर है, बाणगंगा नदी के ऊपर है। अगर आपको ओरिजिनल फोटो देखनी है जमुआ रामगढ़ बांध की तो आप ये देख सकते हो, ये जो बांध है इसका नाम है जमुआ रामगढ़ बांध, जयपुर के अंदर है, बाणगंगा नदी के ऊपर है। कंप्लीट है बस। अगली जो अपनी नदी है उसका नाम है गंभीर नदी। गंभीर नदी के बारे में दो तीन बातें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। गंभीर नदी का उद्गम कहां से होता है, नादोती की पहाड़ियां हैं करौली में, यहां से गंभीर नदी का उद्गम होता है। यह आपके सामने मैप दे रखा है, नादोती की पहाड़ियां हैं करौली में, यहां से गंभीर नदी का उद्गम होता है। करौली से बहती है सवाईमाधोपुर में, सवाईमाधोपुर से बहती है भरतपुर में, और ये नदी भी यमुना में जाकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर में बहती हुई सीधी की सीधी यमुना में मिल जाती है, मतलब उत्तर प्रदेश में जाकर समाप्त होती है यमुना में। तो उत्तर प्रदेश वाले लोग इसे क्या कहते हैं, ऊंटगन नदी कहते हैं। कभी ये तो क्या है, ऊंटगन नदी है क्या, तो उत्तर प्रदेश में इस नदी को ऊंटगन नदी के नाम से जाना जाता है। दो तीन बातें कर लोगे। नादोती की पहाड़ियां हैं करौली से निकलती है, कहां कहां बहती है सर, करौली से सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर से भरतपुर और यमुना में जाकर समाप्त हो जाती है।
उत्तर प्रदेश में इसे उटकन नदी के नाम से जाना जाता है। अब गंभीर की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, जैसे पार्वती है, अरवरी है, जगर है, सरसा है। ये थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखना, पार्वती, अरवरी, जगर नदी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये तीनों चारों नदियां हैं, ये गंभीर की सहायक नदियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्वती नदी की। पार्वती नदी का उद्गम होता है छावर की पहाड़ियां हैं करौली, यहां से इस नदी का उद्गम होता है। करौली धौलपुर में बहती है और जाकर गंभीर में मिल जाती है, क्योंकि गंभीर नदी की छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। गंभीर नदी इस प्रकार से बह रही है, इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां जो इसमें आकर मिलती हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो गंभीर की सहायक नदी पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम होता है छावर की पहाड़ियां करौली से, करौली धौलपुर में बहती है, गंभीर नदी में जाकर मिल जाती है। इसी के ऊपर एक पार्वती बांध भी बना हुआ है, ये आप देख लो भाई साहब, पार्वती बांध है धौलपुर में, पार्वती नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन से गांव में? अंगोई गांव में है। धौलपुर वाले इसको पार्वती बांध नहीं कहते, इसको अंगोई बांध कहते हैं, क्योंकि गांव के अंदर ही बांध बना हुआ है। तो वैसे सही नाम तो इसका पार्वती बांध है, धौलपुर में, पार्वती नदी के ऊपर है। कौन से गांव में है? अंगोई गांव में है। ठीक है, रख लोगे ध्यान में। अपडेट हिस्ट्री कब कराओगे? चल तो रही है, आज फिर क्लास है ना, 10 बजे क्लास है मेरी। क्रांतिकारी आज समाप्त हो जाएंगे। हाँ, ओके। हाँ, चंबल की भी है, बिल्कुल है। चले आगे। तो छोटी छोटी नदियां थोड़ा सा ध्यान रखना। पार्वती नदी का उद्गम होता है छावर की पहाड़ियां करौली, करौली धौलपुर में बहती है, गंभीर में जाकर मिल जाती है। इसी पार्वती नदी के ऊपर एक पार्वती बांध बना हुआ धौलपुर में, जिसका फोटो भी देख सकते हो। ये कहां पर बना हुआ सर? अंगोई गांव धौलपुर में बना हुआ है। अगला अपन जो बात करते हैं उसकी बात करते हैं अरवरी नदी की। ये भी पार्वती की छोटी सी सहायक नदी है। केवल इतना ध्यान रखना है कि अरवरी नदी का उद्गम कहां से होता है? सकरा, थानागाजी, अलवर से। एक बांध बना हुआ सकरा बांध, वहीं से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ओके सर। तो अरवरी नदी का उद्गम होता है सकरा बांध, कहां पर है सर? थानागाजी, अलवर है। एक नदी है जगर नदी। जगर नदी का उद्गम होता है डांग क्षेत्र, हिंडोन, करौली में, यहां से इसका उद्गम होता है। एक इसके ऊपर छोटा सा बांध बना जिसका नाम है जगर बांध, जो कहां पर है? हिंडोन, करौली में है, जो आप देख सकते हो, बिल्कुल छोटा सा बांध है। इस बांध का नाम है जगर बांध। ये केवल 2-3 बस आपको नाम ध्यान रखने हैं। अरवरी नदी का उद्गम कहां से होता है सर? सकरा बांध है, थानागाजी, अलवर में। जगर नदी का उद्गम होता है डांग क्षेत्र, हिंडोन, करौली में, वहां से उद्गम होता है। इस जगर नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ जिसका नाम है जगर बांध, जो कहां पर है? हिंडोन, करौली में है। ठीक है सर, बस समाप्त हो गई। तो ये अपनी बंगाल की खाड़ी के अपातंत्र वाली नदियां समाप्त हो गई। अब अपन चलते हैं अंतःप्रवाह की नदियां। अंतःप्रवाह की वे नदियां हैं जो अपना जल किसी भी समुद्र में डालने से पहले ही क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। ये वो नदियां हैं जो ना तो अपना पानी अरब सागर में लेकर जाती हैं, ना ही अपना पानी बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं। मतलब दोनों में ले जाने से पहले ही क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। राजस्थान के कुल अपातंत्र का 60% जो हिस्सा है वो अंतःप्रवाह की नदियों का हिस्सा है। ओके सर। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? घग्गर है, कांतड़ी, कांकणी, साबी, रूपारेल, रूपनगढ़, मेढा, कुंकुंद, लीक नदी। सबके बारे में हम 2-2, 3-3 बातें पढ़ेंगे। लीक नदी के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसकी कोई ज्यादा डिटेल है नहीं, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि लीक नदी जैसलमेर की आंतरिक प्रवाह की नदी है, बस इतना ही ध्यान रखना। जैसलमेर से उद्गम होता है, वहीं पर जाकर समाप्त हो जाती है। इसकी कोई ज्यादा अपने को डिटेल ध्यान नहीं रखनी है। अंतःप्रवाह की जो सबसे बड़ी नदी उसका नाम है घग्गर नदी। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं। घग्गर है, कांतड़ी है, कांकणी है, साबी, रूपारेल, इन नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं भाई। यारो सारे के सारे बताओ, कोई बात पूछनी हो तो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अच्छा, और बताओ, समझ जाओगे? चलो आगे। नॉर्मल उद्गम कहां से हुआ है, कहां कहां बहती है, छोटी छोटी नदियां हैं। आज जो भी घग्गर नदी के बारे में बात करते हैं, तो अंतःप्रवाह वाली नदियां देख रहे हैं जो अपना पानी किसी के अंदर लेकर नहीं जाती हैं। ठीक है सर, पढ़ो फिर घग्गर नदी। ये आपके सामने देखो, इस प्रकार से किताब में मैप दे रखा है और यहां पर लिखा हुआ भी है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियां हैं हिमाचल प्रदेश में, वहां पर एक मंदिर बना हुआ कालका माता का मंदिर। या आप देखो कितना प्यारा मंदिर बनाया है मैंने। शिवालिक की पहाड़ी है भाई, ये जो आपको पहाड़ी दिख रही है, कौन सी पहाड़ी है? शिवालिक की पहाड़ी है। यहां पर एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का नाम है कालका माता का मंदिर। ये मंदिर कहां पर है सर? ये मंदिर हिमाचल प्रदेश में। यहां से जिस नदी का उद्गम होता है उसका नाम है घग्गर नदी।
कहां कहां बहेगी सर? हिमाचल प्रदेश से पंजाब में बहेगी, पंजाब से हरियाणा में बहेगी, हरियाणा से राजस्थान में बहेगी। राजस्थान में ये जो नदी प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है तलवाड़ा टिब्बी हनुमानगढ़ से, यहां से राजस्थान में प्रवेश करती है और तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। अंतः प्रवाह की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। इसके कुछ उपनाम भी हैं घग्गर नदी के। इसको प्राचीन सरस्वती नदी कहते हैं, दृश्यवती नदी कहते हैं, मृत नदी कहते हैं, सोत्र नदी कहते हैं, नट नदी कहते हैं, राजस्थान का शोक कहते हैं। प्राचीन समय में यहां से सरस्वती नदी बहा करती थी। वर्तमान में यहां पर घग्गर नदी बह रही है, इसलिए घग्गर नदी का एक उपनाम भी मिलता है, प्राचीन सरस्वती नदी। इसको राजस्थान का शोक कहते हैं। जिस प्रकार से बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, उसी प्रकार से राजस्थान का शोक घग्गर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं क्योंकि कोसी नदी का कोई निश्चित प्रवाह क्षेत्र नहीं है। अगर बिहार में ज्यादा बारिश हो जाए ना, तो कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आ जाती है, इसलिए वहां कोसी नदी क्या है? दुख का कारण है, शोक है, मतलब दुख का कारण है। और हमारे राजस्थान में, राजस्थान का शोक किसे कहते हैं? घग्गर नदी को कहते हैं। ठीक है, चलो सर आगे। तो उद्गम कहां से होता है? शिवालिक की पहाड़ियां हैं, देख लो शिवालिक की पहाड़ियां, कालका माता का मंदिर, हिमाचल प्रदेश, इस नदी का उद्गम होता है। कहां कहां प्रवाह क्षेत्र? सर हिमाचल है, हिमाचल से पंजाब में बहेगी, पंजाब से हरियाणा में बहेगी, हरियाणा से राजस्थान में यह नदी बहती है। ये मैंने बात बताई थी। इसे उपनाम क्या क्या है? प्राचीन सरस्वती नदी कहते हैं, इसको दस्वती नदी कहते हैं, मृत नदी कहते हैं, सोत्र नट नदी राजस्थान का शोक इसे कहा जाता है। हनुमानगढ़ में घग्गर के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं, मतलब हनुमानगढ़ में जहां जहां घग्गर नदी बहती है उसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है। अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो इस नदी का पानी पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। ये देखो, ये कौन सी नदी बहती है? ये जो अपने नदी बहती है इसका नाम है घग्गर नदी। अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो पाकिस्तान वालों के वैसे भी कोई नदी नहीं, उन्होंने पानी देखा नहीं है। अब मान लो कि जैसे ही नदी का पानी पाकिस्तान में जाता है तो पाकिस्तान वाले खुश हो जाते हैं और कहते हैं आज तो हाकरो आ गयो, हाकरो आ गयो। क्या मतलब? पाकिस्तान में इस नदी को हाकरा कहा जाता है। अगर इस नदी का पानी पाकिस्तान तक पहुंच जाता है तो पाकिस्तान में यह हाकरा कहलाती है, लेकिन पाकिस्तान में तभी पहुंचेगी जब बढ़िया बारिश होगी। बाकी इस नदी का पानी पाकिस्तान तक नहीं पहुंचता है। फिर भी मान लो कभी चली जाए साल दो साल में, कभी मौसम में परिवर्तन हो, तो पाकिस्तान वाले इस नदी को क्या कहते हैं? हाकरा कहते हैं। ये मैंने बता दी। राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? तलवाड़ा टिब्बी हनुमानगढ़ से होता है। राजस्थान में इस नदी का प्रवेश कहां से होगा? हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर जो प्रवेश करेगी ये तलवाड़ा से प्रवेश करेगी। तलवाड़ा एक जगह है टिब्बी हनुमानगढ़ में, यहां से घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करेगी और यहीं पर एक झील का निर्माण करेगी जिसका नाम है तलवाड़ा झील। यह नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। ये वैसे बात लिख रखी है, बाकी कोई भी याद करने वाली नहीं है। क्यों याद नहीं है सर? ये राजस्थान है अपना मैप में, बिल्कुल सही बात है सर। और ये ऊपर वाला क्षेत्र जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तर, मतलब ऊपर क्या है सर? गंगानगर हनुमानगढ़ है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ में ये नदी बहती है। तो जब यानी कि ये नदी राजस्थान में आएगी तो किधर से प्रवेश करेगी? हनुमानगढ़ से प्रवेश करेगी। तो हनुमानगढ़ किधर है सर? सर हनुमानगढ़ तो ऊपर की दिशा में है, मतलब उत्तर दिशा में है। ठीक है, मैप में आपको पता चल जाएगा। तो यह नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में इसी नदी के ऊपर, या फोटो भी देख सकते हो, ये किस झील की फोटो है? तलवाड़ा झील की फोटो है जो हनुमानगढ़ में है। तो तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में इसी नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है? घग्गर नदी के ऊपर है। ठीक है, ओके सर, चलो आगे। राजस्थान में कहां पर बहेगी? अभी मैंने बताया हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। अंत प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ये। अगर बात करेगा अंत प्रवाह की दृष्टि से, ये जो हम अंत प्रवाह की नदियां पढ़ रहे हैं इनमें अगर कोई सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, तो उसका नाम है घग्गर नदी। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में केवल यह 100 किलोमीटर बहती है। कुल लंबाई मतलब ये हिमाचल प्रदेश में भी बहेगी, पंजाब में बहेगी, हरियाणा में बहेगी, राजस्थान में बहेगी। टोटल यानी कि यह 465 किलोमीटर बहती है।
लेकिन राजस्थान में केवल यह 100 किलोमीटर बहती है। 100 किलोमीटर मतलब हनुमानगढ़ और गंगानगर में यह 100 किलोमीटर बहती है। और ये बात मैंने बता दी, अगर इसमें ज्यादा बारिश हो जाए तो इसका पानी पाकिस्तान के बावलपुर में फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है, और वहां पर लोग इसे क्या कहते हैं, हाकरा कहते हैं। ये मैंने बता दिया, ठीक है सर, ये आपने बता दिया। अगर इस घग्गर नदी में ज्यादा बारिश हो जाए, ज्यादा पानी आ जाए, तो ही इस नदी का पानी फोर्ट अब्बास तक पहुंचता है, और पाकिस्तान के लोग इसे हाकरा के नाम से जानते हैं। ओके सर, हाकरो आ गया क्या। फिर नीचे मैंने थोड़ा सा नोट लगाकर लिखा है, सरस्वती नदी है जो प्राचीन समय में यहां से बहा करती थी, उस सरस्वती नदी का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। मतलब हमारे जो वैदिक ग्रंथ है ना, ऋग्वेद है, इनमें हमें सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हमारे जो पुराण है, महाभारत है, इसके अंदर भी सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। ये थोड़ा सा आपको नोट लगा के ध्यान रखना है, क्योंकि सरस्वती नदी ऐसी है जिसका उल्लेख वेदों में मिलता है, पुराणों में मिलता है, महाभारत में इस नदी का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में तो नहीं, विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसी क्षेत्र से बहा करती थी। सर आपको कैसे पता? इसका उल्लेख वेदों में मिलता है, पुराणों में मिलता है, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। अगली जो नदी है उसका नाम है कांतली नदी या कांटली नदी, दोनों ही नाम आते हैं। कभी कभी एग्जामिनर नाम दे देता है कांतली, और कभी कभी नाम देता है कांटली। ठीक है, कांतली है, कांटली है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कांतली नदी है, कांटली नदी, इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां। भाई फटाफट बताओ, खंडेला की पहाड़ियां कहां पर है? सर सीकर में है। तो खंडेला की पहाड़ियां सीकर में, यहां से इस नदी का उद्गम होता है। कौन कौन से जिलों में बहेगी? सर सीकर और झुंझुनू में बहेगी। झुंझुनू को तो कहते हैं बिल्कुल, यानी कि 2 भागों में बांट देती है। इसकी लंबाई भी कितनी है? 100 किलोमीटर है। ठीक है, झुंझुनू को बराबर 2 भागों में बांटती है, सीकर में बहेगी, और इस प्रकार से झुंझुनू है। भाई झुंझुनू को बिल्कुल यानी कि 2 भागों में चीरती हुई यह नदी आगे निकलती है। लेकिन हमारे चूरू वालों की इतनी किस्मत खराब है कि चूरू में प्रवेश करने से पहले ही यह नदी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। मतलब हम चूरू वालों ने कोई नदी नहीं देखी भाई। जैसे मान लो कि ये अपना चूरू है, चूरू की सीमा स्टार्ट होने वाली है, तो यहां इसको पता चलता है कि चूरू की सीमा स्टार्ट होगी, इसके आगे चूरू है, तो पहले क्या हो जाएगी? यह नदी समाप्त हो जाएगी। तो चूरू में प्रवेश करने से पहले यह नदी समाप्त हो जाती है। ओके सर, तो कांतली नदी भी कहते हैं, कांटली भी कहते हैं। उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर, ये खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर, यहां से इस नदी का उद्गम होता है। ये सिक्कर में बहती है और झुंझुनू में बहती है। लंबाई इसकी कितनी है? सर 100 किलोमीटर है। झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती है, एकदम बीचों बीच जाती है झुंझुनू के। गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे ही है। ये हम सभ्यता के अंदर भी पढ़ेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे है। और सुनारी सभ्यता भी इसी कांतली नदी के किनारे है। ये सभ्यताओं के अंदर आ जाएगा। कांतली नदी जहां से बहती है उसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। ये हम पहले भी भौतिक प्रदेश में पढ़ चुके हैं। अगर आपको वास्तव में ओरिजिनल फोटो देखने ना का कांतली नदी कैसी होती है, तो आप ये फोटो देख सकते हो। भी कांतली भी कहते हैं, कांटली भी कहते हैं, सिक्कर में ये नदी बह रही है। हमने जितनी भी नदियां पढ़ी, कितनी साफ सुथरी स्वच्छ नदियां थी। हमारी बड़ी नदियां देखो, एकदम जैसे धूल भरी आंधियां चल रही हैं, है ना, कितने इसमें धूल दिखाई दे रही है। हाँ सर, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे यानी कि पूरी धूल की नदी बह रही है क्या। तो हमारे तो उधर यही मिलते हैं, धूल भरी आंधियां आ रही है। ओके, तो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता? तोरावाटी कहलाता है। कांतली पढ़ ली, कांटली पढ़ ली। इसके बाद में जो अगली नदी है उसका नाम है काकणी। काकणी है ये, वो कांतली थी, ये काकणी है। इसका उद्गम होता है कोटरी गांव है जैसलमेर, यहां से इस नदी का उद्गम होता है। इसको काकणी भी कहते हैं, काकणी भी कहते हैं, मसूरदी भी कहते हैं। अगर इस मान लो का कम बारिश हुई, थोड़ी सी नदी ज्यादा नहीं बहती, अगर मान लो का कम बारिश हुई ना, तो बुध जिले में जाकर समाप्त हो जाएगी। मतलब कोठरी गांव जैसलमेर से इस नदी का उद्गम होता है। ये आपके सामने काकणी नदी है, थोड़ा सा बहती है और बुध झील का निर्माण करती है, जैसलमेर में ये जाकर समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो ये थोड़ा सा आगे और चली जाती है और मिठा की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। थोड़ा सा आगे और चली जाएगी अगर ज्यादा बारिश हो तो। बाकी आपको पता ही है ओरिजिनल हकीकत, तो जैसलमेर में पूरे साल में 4 दिन बारिश होती है, कहां से ज्यादा बारिश होगी क्या। ठीक है, वैसे बुध जिले में जाकर ये समाप्त हो जाती है। चलो भाई, तो काकणी नदी, इसको उद्गम होता है कोटरी गांव जैसलमेर से। इसका उपनाम है काकणी नदी भी कहते हैं, मसूरदी नदी भी कहते हैं।
कम वर्षा में बुध झील जैसलमेर का निर्माण करती है। बारिश कम ही होगी, आपको पता ही है, तो बुध झील जैसलमेर का निर्माण करती है और यहां पर जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन मान लो फिर भी ज्यादा वर्षा हो जाए तो यह नदी थोड़ा सा आगे और चली जाती है और मीठा की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है, जैसलमेर के अंदर ही। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, कहते हैं कि 17 किलोमीटर, ज्यादा ही बहती नहीं है, केवल यानी कि इसकी लंबाई कितनी है, 17 किलोमीटर, जैसलमेर में जाकर समाप्त हो जाती है। तो यह आंतरिक जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है। सबसे बड़ी नदी है घग्गर, सबसे छोटी कौन सी है, काकर्णी नदी, मसूरदी नदी या फिर काकनी नदी। ओके, रह जाएगा ध्यान में, ठीक है सर। छोटी छोटी नदियां हैं, दो दो बातें हैं, बाकी कुछ है नहीं। क्या है सर, काकनी नदी है, जिसे आप क्या कहते हो, काकर्णी भी कहते हो, मसूरदी भी कहते हो, कोटरी गांव जैसलमेर से निकलती है, आंतरिक जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है, 17 किलोमीटर बहती है, और यानी कि कम बारिश हो तो बुध झील का निर्माण करती है, समाप्त हो जाती है, ज्यादा बारिश हो तो मीठा की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। बस इतनी सी बातें, और इसमें क्या ही समझाने वाली बातें। अगली नदी है साबी नदी। साबी नदी निकलती है, सेवर की पहाड़ियां हैं। सेवर की पहाड़ियां कहां पर है सर, शाहपुरा। शाहपुरा कौन सा है सर, शाहपुरा जयपुर वाला है। यहां से बहती है, अलवर के अंदर जाकर यह हरियाणा में समाप्त होती है। भी अलवर से बहती है, हरियाणा में जाकर समाप्त होती है। मतलब यह अलवर की क्या है, सबसे बड़ी नदी है, बस ये ध्यान रखना। तापी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियां, शाहपुरा जयपुर से। अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है ये, अलवर से बहती है और हरियाणा में जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। रख लोगे ध्यान में, हरियाणा में जाकर क्या होगी, विलुप्त हो गई। ठीक है सर। रूपारेल नदी, ओरिजिनल फोटो देखना चाहो तो आप देख लो। रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियां, थानागाजी अलवर में, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी अलवर, वहां से उद्गम होगा। इसका उपनाम है, इसको लसावरी भी कहते हैं, वरा नदी भी कहते हैं। इसी रूपारेल नदी के ऊपर एक बांध बना जिसका नाम है सीकरी बांध। ये भरतपुर में है, रूपारेल नदी के ऊपर बना हुआ है। अभी हम सीकरी बांध की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अभी केवल दो तीन बातें मैंने बताई हैं। रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी है, थानागाजी अलवर, यहां से उद्गम होगा। इसको लसवारी नदी भी कहते हैं, वरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी रूपारेल नदी के ऊपर एक बांध बना जिसका नाम है सीकरी बांध। सीकरी बांध कहां पर है, भरतपुर में है, रूपारेल नदी के ऊपर बना हुआ है। अब थोड़ा सा आगे आ जाओ भाई। जब हम कला संस्कृति के अंदर दुर्ग पढ़ते हैं तो हम एक दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है लोहागढ़ दुर्ग। ये लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है सर, ये लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में। और यह राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसे कोई भी नहीं जीत पाया आज तक। अजयगढ़ दुर्ग है जिसे कोई नहीं जीत पाया, न तो अंग्रेज जीत पाए न मुगल जीत पाए। इस लोहागढ़ दुर्ग को जब तुम देखने जाओगे तो इसके चारों ओर एक खाई बनी हुई है। इस दुर्ग के चारों ओर क्या है, खाई है। इस खाई में पानी है भाई। सर इसमें पानी कहां से आता है भाई, इसमें पानी आता है सीकरी बांध से। अभी जो हमने सीकरी बांध पढ़ा है ना, ये सीकरी बांध से पानी पहुंचता है। ये जो सीकरी बांध अभी हमने पढ़ा है भरतपुर में, रूपारेल नदी के ऊपर बना हुआ है, इस सीकरी बांध का पानी इस लोहागढ़ दुर्ग में पहुंचाया जाता है। अब सर पहुंचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता होगा, बिल्कुल होगा। तो कैसे पहुंचाया जाएगा, सीकरी बांध का पानी एक झील में पहुंचाया जाता है। इस झील का नाम है मोती झील। ठीक है, सीकरी बांध का पानी एक झील तक पहुंचाया गया, इस झील का नाम है मोती झील। और फिर मोती झील से एक नहर बनाएगी। ठीक है, और इस नहर का नाम है सुजान गंगा नहर, और नहर के द्वारा इसके चारों ओर पानी छोड़ा जाता है। अब आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। देखो, सीकरी बांध से मोती झील को जल की आपूर्ति होती है। मोती झील कहां पर है, भरतपुर में है। मतलब सीकरी बांध से, सीकरी बांध ये रहा, सीकरी बांध से मोती झील ये रही, तो सीकरी बांध से मोती झील को जल की आपूर्ति हो रही है। मोती झील को पानी कहां से मिल रहा है, तो मोती झील को पानी मिल रहा है सीकरी बांध से। सीकरी बांध कौन सी नदी के ऊपर है सर, रूपारेल नदी के ऊपर है। रूपारेल नदी कहां पर है सर, अभी तो आपने बताया है, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है। ठीक है, तो रूपारेल नदी के ऊपर एक बांध बना जिसका नाम है सीकरी बांध। सीकरी बांध का पानी पहुंचाया जाता है मोती झील तक। सीकरी बांध से मोती झील को जल की आपूर्ति हो रही है। मोती झील से सुजान गंगा नहर निकाली गई है। इसी मोती झील से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है सुजान गंगा नहर। तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में उसको क्या करती है, जल की आपूर्ति करती है। मतलब लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर जो खाई है ना, उसको पानी की आपूर्ति कहां से होती है सर, सुजान गंगा नहर के द्वारा होती है।
ये लोहागढ़ दुर्ग है, इसके चारों ओर खाई है, इस खाई में पानी पहुंचाया जाता सुजानगंगा नहर के द्वारा, नहर में पानी आता मोती झील से, और मोती झील में पानी आता सीकरी बांध से, और सीकरी बांध रूपारेल नदी के ऊपर बना हुआ है। समझ में आ गया सारा का सारा डायग्राम? ठीक है सर। इस मोती झील को क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहते हैं भाई, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, मोती लेक लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर, ओके। तो मोती झील को क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। पूरा का पूरा आपके डायग्राम मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलो सर आगे। अगली जो अपनी नदी है, दो नदियां, एक तो रूपनगढ़ नदी है, एक अपने मेंथा या मेंढा नदी है। देखो भाई, किशनगढ़ की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रूपनगढ़ नदी। हमने सांबर झील पढ़ी नहीं, अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे झीलों के अंदर। सांबर झील में अगर कोई नदी दक्षिण दिशा से अपना जल लेकर जाती है तो उसका नाम है रूपनगढ़ नदी, और अगर कोई अपना पानी ऊपर की तरफ से लेकर आती है, उत्तर दिशा में लेकर आती है, उसका नाम है मेंथा नदी या मेंढा नदी। ये दोनों हम पढ़ने जा रहे हैं। ये दोनों की दोनों नदियां अपना पानी सांबर झील में लेकर आती हैं, बस ये देखना है। रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर में, यहां से इस नदी का उद्गम होता है। दक्षिण दिशा से सांबर में अपना पानी लेकर जा रही, खुद देख लो, ये सांबर झील है, तो ये क्या हो गया सर? उत्तर हो गया, और ये क्या हो गया? दक्षिण हो गया। तो दक्षिण दिशा से यह अपना पानी लेकर आती है रूपनगढ़ नदी, दक्षिण दिशा से ये अपना पानी लेकर जाती है। अगर आप जिलों के डायग्राम में देखोगे तो वहां पर मैंने इस प्रकार का डायग्राम बना भी रखा है। दक्षिण दिशा से सांबर झील में अपना पानी लेकर जाएगी। यहीं पर कहते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है सलेमाबाद अजमेर में, इसी नदी के किनारे है, ओके। रूपनगढ़ नदी के किनारे है। रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है किशनगढ़ की पहाड़ियां हैं अजमेर, यहां से उद्गम होगा। दक्षिण दिशा से सांबर जिले में प्रवेश करती, बिल्कुल सर दक्षिण दिशा से अपना पानी लेकर आ रही है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर में, इसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? रूपनगढ़ नदी के किनारे है। फिर अगली कौन सी नदी बताई मैंने? मेंथा नदी या मेंढा नदी, जिसका उद्गम होता है मनोरपुरा जयपुर से। ये सांबर जिले में अपना पानी उत्तर दिशा से लेकर आती है, बस यही बात है। मेंथा नदी या मेंढा नदी मैंने बता दिया। सॉरी, उद्गम होता है मनोरपुरा जयपुर करना ही है ना, इसमें मिस प्रिंट है, वैसे किताब में तो सही कर रखा है, लेकिन इसमें है वो ग्रामीण नहीं है, सॉरी, ठीक है। ओके, बाकी मैं पीडीएफ करा दूंगा, करेक्शन करा दूंगा, ठीक है। किताब में तो आपके मनोरपुरा जयपुर ही लिखा हुआ है, जयपुर ग्रामीण पुरानी पीडीएफ के हिसाब से इसने कर दिया। तो मेंथा नदी या मेंढा नदी का उद्गम होता है मनोरपुरा जयपुर से, और सांबर झील से उत्तर दिशा में आकर मिलती है। ये आपने देख लिया, अपना पानी कौन सी दिशा से लेकर आ रही है? उत्तर दिशा से लेकर आ रही है। अगली जो अपनी नदी है उसका नाम है कुकुंद नदी। कुकुंद नदी के बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है, कुकुंद नदी के ऊपर बारेठा बांध बनाया गया है बयाना भरतपुर में। ये आप देख सकते हो भी, कौन सा बांध है? बारेठा बांध है। ये बारेठा बांध कहां पर? बयाना भरतपुर में कुकुंद नदी के ऊपर बनाया गया है, और इसी के साथ में आपकी नदियां हो जाती हैं कंप्लीट, ठीक है। छोटी छोटी नदियां, कौन सी नदी पर कौन सा बांध, हालांकि बांध अपन अलग से पढ़ेंगे। अगला जो अपना टॉपिक है वो राजस्थान के प्रमुख बांध होगा, जो हम एक क्लास में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कंप्लीट है बस नदियां। अब कुछ छोटी मोटी बातें हैं वो देख लो भी। कुकुंद नदी के ऊपर बारेठा बांध आप देख सकते हो, किताब में भी डायग्राम है। तो ये बारेठा बांध है बयाना भरतपुर में, इसी कुकुंद नदी के ऊपर बनाया गया है। अब वे जिले जहां कोई नदी नहीं है, ये थोड़ा सा किताब में करेक्शन कर लेना, इस प्रकार से लिखा होगा वे जिले जहां कोई नदी है ये नहीं जो शब्द है ना छूट गया है, इसको थोड़ा सा ऐड कर लेना। वे जिले जहां कोई नदी नहीं है, पहले दो ही ऐसे जिले थे जहां पर कोई नदी नहीं थी। कौन कौन से थे सर? एक तो चूरू था, एक बीकानेर था। दो ही जिले ऐसे थे जहां पर कोई नदी नहीं थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन जब नए जिले बने उसके बाद में डीग और फलोदी भी ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं है, क्योंकि डीग जिलों के अंदर हमने कोई नदी नहीं पढ़ी, फलोदी के अंदर भी हमने कोई नदी नहीं पढ़ी। इसके अलावा हो सकता है कि किताब में आगे जोधपुर लिख रखा हो, उस जोधपुर को क्या करोगे? काट दोगे, क्योंकि जोधपुर से लूनी नदी बहती है, ठीक है। तो जोधपुर में तो नदी है भाई, तो उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना अगर इस प्रकार से किताब में लिखा हुआ है। तो वे जिले जहां कोई नदी नहीं है, कौन कौन से ऐसे जिले जहां पर कोई नदी नहीं बहती है? एक तो चूरू है, चूरू वालों के पास में कोई नदी नहीं है, ओके। एक बीकानेर है, एक डीग है, एक फलोदी है। ये ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती है। जोधपुर को काट देना, ठीक है। जोधपुर में लूनी नदी बहती है भाई। अब आगे अपन बात कर रहे हैं अध्यारोपित नदी की। अध्यारोपित नदी है, आरोपित नदी है, ये क्या मतलब हुआ सर? अध्यारोपित नदी का मतलब अर्थ क्या हुआ? आरोपित नदी का अर्थ क्या हुआ?
ऐसी नदी जो पहले तो नरम चट्टानों में बहती है और उसके बाद में वह कठोर चट्टानों में चली जाती है, लेकिन उसके बहने में कोई फर्क नहीं आता। ऐसी राजस्थान में दो नदियां, एक तो चंबल एक बनास है। सर समझे नहीं? देखो ये राजस्थान में मान लो कोई नदी बह रही है चंबल, ये पहले तो बिल्कुल एकदम मुलायम क्षेत्र में बह रही है सर, आराम से आप देख भी रहे हो डायग्राम में, एकदम मुलायम क्षेत्र में बह रही है। उसके बाद में इसके सामने आ गई कठोर कठोर चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें, लेकिन इस नदी के प्रवाह क्षेत्र में कोई भी अंतर नहीं आता और यह अपनी धुन से ही बहती रहती है। अपन क्या देखते हैं यार, कोई आदमी तेज चल रहा है, अचानक से कोई रुकावट आ जाती है तो आदमी रुक जाता है, लेकिन राजस्थान में दो ऐसी नदियां हैं, चंबल और बनास, इनके रुकावट नहीं आती भी। अगर मान लो कि चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में कोई रुकावट आ जाएगी ना, तो चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चट्टानों को ही काट देगी, ये जो मरुस्थल की भूमि है उनको ही काट कर आगे चली जाएगी। जैसे हमने पढ़ा भी है डांग भूमि, डांग भूमि क्या है सर? उबड़ खाबड़ भूमि, मतलब ये मिट्टी का बढ़िया तरीके से कटाव करती है। तो चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में कितने बड़े बड़े गड्ढे आ जाएं, इसके बहाव में कोई भी अंतर नहीं आएगा। ऐसी एक नदी है बनास नदी। तो चंबल और बनास नदी राजस्थान में अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अध्यारोपित नदी समझ गए? अध्यारोपित भी कहते हैं, आरोपित नदी भी कहते हैं। ऐसी नदी जो नरम चट्टानों के स्तर पर बहती है और कठोर चट्टानों में पहुंचती है, लेकिन प्रारंभिक ढलान का पालन करना जारी रखती है। मतलब ये नदियां पहले जैसे बह रही थी ना, अभी भी वैसे ही बह रही हैं। तो राजस्थान में ऐसी दो नदियां चंबल और बनास, ये अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलो सर, ये अपना कंप्लीट हो गया। नदियों का सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र, अभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएससी ने पूछा था, 15 दिन पहले एग्जाम हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नदियों का सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र जल ग्रहण क्षेत्र है वो कौन सी नदी में है। अभी मैं आपको बता देता हूं। देखो एक दो चीजें हैं, एक तो है नदियों का सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र, मतलब सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र, सबसे ज्यादा है बनास का, बनास के बाद में है लूणी का, लूणी के बाद में है चंबल का, और चंबल के बाद में है माही का। ये नदियों का सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र है, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। सर समझे नहीं? जैसे मान लो कि एक नदी बह रही है बनास नदी, इसका सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र है। कैसे सर? ये मान लो कि बनास नदी बह रही है भाई, हाँ सर, खूब सारी जगह कवर कर रही है, खूब सारे इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, मतलब बहुत ज्यादा अपवाह क्षेत्र है, ये होगी बनास नदी। ठीक है, फिर कोई नदी बह रही है लूणी नदी, लूणी नदी का इससे कम होगा अपवाह क्षेत्र, ये इतने क्षेत्र में बहेगी। फिर मान लो कोई चंबल बह रही है, चंबल का अपवाह क्षेत्र और भी कम होगा। फिर बह रही है कोई माही नदी, माही का अपवाह क्षेत्र और भी कम होगा। समझ गए? मतलब ज्यादा जगह घेर रही है बनास नदी, इसका सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र है, सर्वाधिक जल ग्रहण का क्षेत्र है, यानी कि बहुत ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है वो कवर करती है ये। तो एक नंबर पर बनास है, दो पर लूणी है, तीन पे चंबल है, चार पर माई है। लेकिन सबसे ज्यादा पानी कौन सी नदी लेकर आती है? राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है चंबल नदी। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा पानी किसमें है, तो है चंबल। अगर पूछ ले कि नदियों में सबसे ज्यादा जल किसमें है, हमारे जो राजस्थान में अगर मैं बात करूं, तो राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है चंबल नदी। हालांकि बनास फैलती तो खूब सारी है, फैलने के मामले में तो बनास नंबर 1 है और चंबल 3 नंबर पर है। लेकिन चंबल कहती है कि मैं हालांकि कम जगह में बहती हूं, मतलब मैं ज्यादा फैलकर नहीं बहती, मैं हालांकि कम जगह में बहती हूं, लेकिन फिर भी मुझ में पानी ज्यादा है क्या, इसलिए मैं नंबर 1 हूं। सर्वाधिक अगर जल की बात करें तो सबसे ज्यादा जल है वो चंबल नदी में मिलता है। इसके बाद में बनास है, बनास के बाद में माही, और माही के बाद में लूणी के अंदर जल मिलता है। ठीक है, तो ये तो था कि नदियों का सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र, मतलब सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है वो अपने बनास है, लूणी है, चंबल है, मई है। लेकिन सर्वाधिक जल किस में मिलेगा? तो सबसे ज्यादा जल मिलेगा चंबल में, चंबल के बाद में बनास, बनास के बाद में माही, माही के बाद में लूणी। इतना तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ये अभी 15 दिन पहले एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आरपीएससी के द्वारा पूछा गया सवाल था। ओके, और आगे भी पूछ सकता है। क्रम ध्यान रखना है, वो कंफ्यूज करेगा यहां से। राजस्थान की नदियों का सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र किस में है? एक में दे देगा बनास, लूणी, चंबल, मई, दूसरे ऑप्शन में लूणी को पहले लेगा, तीसरे ऑप्शन में चंबल को पहले लेगा, चौथे में माही को पहले लेगा। इस प्रकार से कंफ्यूज करेगा वो। ठीक है, तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है कि बनास, लूणी, चंबल, माही, और सर्वाधिक जल है वो चंबल, बनास, माही, लूणी में मिलता है। समझ गए? अब बताओ कुछ पूछना हो तो। इसी के साथ में अपना जो राजस्थान का अफवाह तंत्र वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए ना, हाँ
अरे मेरे को भेज देना, तुम्हारा जो भी डाउट हो ना मुझे भेज दिया करो ना, कमेंट में नहीं देख पाऊं तो भी। अब एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए आज तक के, हम सारे के सारे सवालों को कवर करेंगे। बताओ कब करूं? कल क्लास ले लूं, या अगर कोई भर्ती पे वीडियो वीडियो बनानी है तो बता दो। बहुत दिन हो गए आजकल लगातार रहने का, पढ़ाई की वीडियो चल रही है, बाकी और कोई बना ही नहीं रहे हैं। पढ़ाइयों पे आपको पता ही है इतने व्यू आते हैं 10-15 हजार। अगर कोई भर्ती की बनाऊंगा तुम्हें लगेगा मोटिवेशन दे दो सर, तो उस पर अच्छे व्यू आ जाएंगे भाई। बताओ, कल क्लास अगर लेनी है तो मैं पीवाईक्यू करवा देता हूँ। एक क्लास में पीवाईक्यू सारे के सारे कंप्लीट करेंगे अपन। या फिर तुम कहोगे सर हम एक दिन का मौका दे, तुम सारी की सारी नदियां कंप्लीट कर देंगे, इनको रट्टा मार देंगे, याद कर लेंगे। क्योंकि अब देखो ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, समझाने वाले टॉपिक भी कम रहेंगे। खनिज उद्योग उनमें केवल लिखाना ही है, समझाना ही है, ठीक है। ज्यादा इतनी वो बातें नहीं रहेंगी। सर ये खनिज की खान कहाँ पर मिलती है, आप कह दोगे सर यहाँ पर ही क्यों मिलती है, आपके चूरू में क्यों नहीं मिलती, हनुमानगढ़ में क्यों नहीं मिलती, उदयपुर की तरफ ही खनिज क्यों निकलते हैं? वो तो निकलते हैं, बीरावली पर्वतमालाएं हैं यार, ठीक है। तो बाकी इतने अब ज्यादा वो रहेंगे नहीं। जैसे झीलें भी बड़ा प्यारा टॉपिक, अगला जो अपना टॉपिक है वो बांध कराएंगे अपन, एक क्लास में उसको पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। अब ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। हाँ, वनस्पति अभ्यारण्य थोड़ा सा टॉपिक रहेगा। बाकी ठीक है, जो भी आपका कोई डाउट हो, किसी के ऊपर वीडियो बनानी हो तो मुझे बता देना, अगर समय चाहिए तो भी बता देना। बाकी नदियां समझ में आ गई ना बढ़िया तरीके से, नदियां कंप्लीट हैं। अब ये उद्गम कहाँ से होता है, कौन से जिलों में बहती है, अगर आपने मैप ध्यान रख रखा है ना, पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैप भर लो, मैप भर लो। अब आपको पता है कहाँ सर जयपुर है, दौसा है, भरतपुर है, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि राजस्थान का मैप ध्यान है, बाकी तो रट्टा ही मारते रहना। यार जयपुर से दौसा कैसे चलेगी? अरे भाई जब यमुना की तरफ जाएगी तो उसी क्षेत्र से बहेगी ना, उसी ढलान में बहेगी। ये नॉर्मल सी बातें हैं। और कहाँ से उद्गम होता है ये मैंने सारा का सारा तुम्हें बता दिया। इससे शॉर्ट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा पूरे राजस्थान में। नदियां हमने 6 क्लासों में पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। 35-40 मिनट की हमारी क्लास होती थी। ओके, तो इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना, और फिर एग्जाम के अंदर हम जितने भी प्रकार के सवाल पूछेंगे ना, सारे के सारे सवालों को कवर करेंगे। तरीका यही होना चाहिए, टॉपिक को विस्तार से पढ़ो, उसके बाद में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देख लो, उसके अलावा कुछ नहीं देखना, बस रिवीजन करते रहो। रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। किताबों से क्वेश्चन आना बड़ी बात नहीं है, लगभग किताब से क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है क्या आप किसी किताब को पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक पढ़ सकते हो, उसको याद कर सकते हो? अपनी ब्रह्मास्त्र ऐसी है कि तुम पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक एक दिन में पढ़ लोगे। और या तो भाई देखो रिवीजन के बिना नहीं होगा, रिवीजन ही चीजों का बार बार करोगे तो लंबे समय तक आपके याद रहेंगे। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।